कौन कौन से टर्म लिखे? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी तो यहाँ लिखा हुआ है ही। अगर हम क्षुद्र ग्रह लिख दे वो भी, मतलब ओवरऑल कहा जाए कि ग्रेविटेशन कहाँ काम करता है, तो केवल आकाशीय पिंडों के बीच काम करता है। इसके अलावा ये बल कहीं भी और नहीं दिखेगा। आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वही जो खिंचाव उत्पन्न करेगा वही ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी चीजें नजर आ रही है, जो भी चीजें हो रही है, उन सब का संबंध ग्रेविटेशन से है। अगर कोई ग्रह अपने आसपास छल्ला का निर्माण करती है, छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर जो भी उसके होते हैं, जैसे शनि ग्रह के चारों तरफ, शनि ग्रह को मान ले ऐसे एक छल्ले का निर्माण करती है। वो छल्ला का निर्माण क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे? छल्ले के बनने का पीछे ही है कि बहुत से ग्रहों से टूटे हुए जो कचरे होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, जिसको उल्का कह सकते हैं या पिंड कह सकते हैं, वही सब खिंचाव बल से एक जगह अपने आसपास यहाँ टहल रहे हैं, तो एक पट्टी बना लेते हैं, क्षुद्र पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ आकाशीय पिंडों के बीच क्या काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। तो आसमान में हम कोई भी या तो अट्रैक्शन का महसूस करें या रिपल्सन का बल महसूस करें, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ग्रेविटेशन के नाम से जाने जाएंगे। ग्रेविटेशन शब्द जमीन के घटनाओं के लिए प्रयोग नहीं होते, आकाशीय पिंडों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? अब पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स को जानने के लिए पहले आपको जानना होगा ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? हमने दो अलग अलग पिंड बनाए, मतलब आकाशीय पिंड ऐसे दिख सकते हैं। इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि ये है, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1, और इसके द्रव्यमान को क्या मान ले, m2। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान ले, इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं r। रेंज, रेंज माने दूरी होता है, तो इसको r मान लेते हैं। जो ग्रेविटेशन का नियम है उसमें पहला जो नियम है वो ये कहता है कि इन दोनों पिंडों के बीच, पिंड में मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सन है, और इसको क्या मान ले, अर्थ मान ले। एक सन है, एक अर्थ है। तो ग्रेविटेशन का पहला नियम कहता है कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है, यानी कि जो फोर्स है, ये फोर्स समानुपाती होगा इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो पहला द्रव्यमान कितना है, m1 गुना m2। इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है ग्रेविटेशन का फोर्स, इसको पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम इसमें यह कहता है कि इस पर जो लगने वाला बल है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, r है। बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा के समानुपाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो बल समानुपाती है 1/r², व्युत्क्रम समानुपाती कहा जाता है, रेसिप्रोकल। तो पहले में ये जानेंगे कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरे में कह रहा है कि उनके बीच की दूरी जो है r के वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा के समानुपाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद क्या फील हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो नियम मिल गए ग्रेविटेशन के। इन दोनों को देखने के बाद ये फील हो रहा है कि हम इसे लिख सकते हैं F समानुपाती m1 इंटू m2 इंटू 1/r²। क्योंकि LHS में दोनों समान है, लेफ्ट हैंड में दोनों F है, तो राइट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा कि ये जो F समानुपाती है ये हो जाएगा m1 इंटू m2/r²। चूंकि m1 m2 का एक से गुना होगा तो m1 m2 हो गया, डिवाइड में r² हो गया।
अब समानुपाती हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है g। समानुपाती हटा के अगर इक्वल टू का चिन्ह लाए तो एक कांस्टेंट आ जाता है g, और ये जो है पहले से लिखा हुआ उसको नोट कर देंगे, g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ g क्या है, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यही है g। और g का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपके एग्जाम के लिए हुआ जरूरी। अब पूरी बात हुई, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। हो गया, लाइन चेंज करके लिखेंगे, हो गया। लाइन चेंज करके लिखेंगे, यदि अलग अलग वस्तु को, यदि अलग अलग वस्तु को समान ऊंचाई पर से, समान ऊंचाई पर से एक समान त्वरण के साथ, समान ऊंचाई पर से एक समान त्वरण के साथ, त्वरण एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण के साथ गिराई जाए, एक समान त्वरण के साथ गिराई जाए, तो दोनों, तो वस्तुएं, दोनों मत लिखे, तो वस्तुएं, तो वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तो वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया? अलग अलग वस्तु हो, अलग अलग वजन का, मोम हो, बॉल हो या कुछ भी,
अलग अलग वस्तु को एक जगह समान ऊंचाई से गिराया जाए तो आदर्श परिस्थिति में दोनों को एक साथ जमीन पर पहुंचना चाहिए। चेक करेंगे ऐसे, दोनों को एक जगह एक साथ छोड़ रहे हैं, दोनों दो अलग अलग चीज है, दोनों का वजन भी नहीं मापा गया, चेक भी नहीं किया कौन कितना है क्या है नहीं है, लेकिन अगर किसी ऊंचाई पर से दोनों को एक साथ गिराई जाए तो दोनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। कारण गुरुत्वीय बल, क्योंकि इन दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बराबर लग रहा है इसलिए एक साथ जमीन पर गिरेंगे। यही एग्जाम में बार बार पूछता है, एक भारी वस्तु का नाम रख देगा एक छोटा, अब पूछेगा पहले कौन जमीन पर गिरेगा, तो पहले जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, समान काम करेगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक। उसी में लाइन चेंज करके लिखेंगे, आप लोग जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेन की स्याही धीरे धीरे नीचे खिसकती है तब तो लिखते हैं, नीचे आ रही है स्याही खींच के, गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा है तभी तो। हम जमीन पर खड़े हैं, ज्यादा देर खड़े रहे तो पैर में दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा है, तो बल सारा पैर पर महसूस होता है, शरीर का सारा बल सारा वजन पैर पर महसूस होगा तो दर्द होने लगता है थोड़ी देर में, ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बॉल पेन से लिख पाना भी, बॉल पेन से लिख पाना भी गुरुत्वीय बल के सिद्धांत, बॉल पेन से लिख पाना भी गुरुत्वीय बल के सिद्धांत में आता है। आपने सैटेलाइट का नाम सुना है? सैटेलाइट माने मानव निर्मित उपग्रह जो कहते हैं, सैटेलाइट जमीन से भेजा जाता है। सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर भेजी जाती है? सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर फिक्स की जाती है आसमान में? नहीं सुने थे पहले कभी? आसमान में सैटेलाइट छोड़ते हैं, कितनी ऊंचाई पर ले जाकर उसको फिक्स करते हैं ताकि वो पृथ्वी का चक्कर लगाए और डेटा प्रोवाइड करे? सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, इतना ऊंचा भेजा जाएगा उसको, और तब ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाने शुरू करता है, यही इसका काम है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचे रखती है, इसलिए वो गोल गोल घूम रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए तो उसको उतनी गति प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज फेंको तो वापस नीचे आ जाता है। ऊपर से प्लेन क्रैश हो जाए अचानक, कहाँ आता है? आसमान में। 20-30 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, फीट 35,000-40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, अगर वहां कुछ भी हो गया तो प्लेन कहाँ आएगा सीधे, क्योंकि जमीन उसे अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी से बड़ा कोई चुंबक है? नहीं है, सबसे बड़ा चुंबक पृथ्वी है, तो उसे अपनी ओर खींच लेता है। तो एक ऐसा बल, एक ऐसी चीज, एक ऐसी गति जो किसी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक दे, और बाहर चले जाने के बाद जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है तो वो उसके चारों ओर घूमने लगता है और पृथ्वी से संबंधित डेटा को प्रोवाइड करता है, पूरी दुनिया का डेटा देता है, अमेरिका का हो, ब्राजील का हो, यूके का हो, हर जगह का डेटा मिलता है उससे। मौसम विज्ञान की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का मौसम कैसा रहेगा, ज्वार भाटा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, क्या होने वाला है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, बारिश कैसे होगी, सब कुछ। यहाँ तक कि हम जो फोन पे बातचीत करते हैं इसका सारा कम्युनिकेशन ऐसे ही सेट है। जमीन के किसी हिस्से पर फोन लगाए, सबसे पहले सिग्नल सैटेलाइट जो घूम रहा है उसको जाएगा, और फिर वो वहां से उसको भेजेगा जहां फोन लग रहा है। मतलब यहाँ जमीन से सैटेलाइट पर पहले इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर वो जहां आप लगा रहे हैं वहां भेजेगा।
ऐसे होता है कम्युनिकेशन। आप फोन लगाए, 10 सेकेंड में फोन लग जाता है, 5 सेकेंड में ही लग गया। सोचिए कितना फास्ट प्रोसेस होता होगा ये। सैटेलाइट को गया, उसने तुरंत उसको किया, कॉल जा रहा है सेकेंडों में। सब सैटेलाइट का ही कमाल है। इसमें लिखेंगे पृथ्वी के चारों तरफ, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर अंतरिक्ष में आप हैं तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? काला। इसलिए तो पूछा था। लिख लीजिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी काला दिखाई देता है क्योंकि वहां लाइट ही नहीं है, तो कहां से रिफ्लेक्शन दिखेगा? अंतरिक्ष माने अंधेरा, कुछ नहीं है वहां। यहाँ तो सूरज की लाइट पड़ती है, चांद की लाइट आती है तो लगता है कि हाँ भाई उजाला है। अंतरिक्ष में जाने के बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी काला दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये सब पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर है, कितना? यहां से दो चीज हम फेंक रहे हैं, एक पत्थर और एक पैराशूट के साथ आदमी। पैराशूट के साथ आदमी, दोनों को अगर एक साथ 30,000 फीट की ऊंचाई पर से छोड़ दिया जाए, नीचे जाओ, कौन पहले आएगा? पत्थर पहले आएगा। क्या रीजन है? एक जगह से छोटा कंकर पत्थर जो हाथ में आ जाए, इतना बड़ा एक पत्थर ऊपर से, और एक आदमी को एक साथ ऐसे छोड़ दिए जाओ, तो पहले कौन आएगा? दोनों साथ में आएंगे। सोच लीजिए। ये है पत्थर और ये है पैराशूट। इस तरह का रचना बना के ऊपर से आता है, ऐसे बना हुआ। हम कुछ अलग ही बना दिए। पैराशूट ऐसी रचना बनाए हुए होता है, ऐसा ही दिखता है ना। पहले कौन आएगा? कि दोनों एक साथ आएंगे? हेलीकॉप्टर बुक कीजिए, हम ऊपर से छोड़ के देखते हैं किसी को, कौन पहले आता है। समान ऊंचाई, दोनों 30,000 फीट की ऊंचाई पर है। एक समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाए, कौन पहले आएगा? दोनों साथ में आएंगे, रूल तो यही कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पत्थर पहले आएगा, क्या रीजन है? ये पहले पहुंचेगा, ये बाद में आएगा। कारण क्या है? नहीं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है ना, इतना छोटा सा है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ? कम है। इतना छोटा का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम है इसलिए पहले गिर जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल कम तो वायु का दबाव भी उस पर कम लगेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा तो वायु का दबाव भी तो उस पर ज्यादा लगेगा, तो वायु दबाव करेगा, रोकेगा उसको, तो उतनी स्पीड के साथ कहाँ गिरेगा। तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है इसकी वजह से, इतना बड़ा साइज होने की वजह से।
इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये बाद में गिरेगा, ज्यादा होगा तो वायु का अवरोध होगा, अवरोध होगा तो उसको ऊपर रोकेगा, तेजी से नहीं आने देगा। नहीं तो ये भी इसकी तरह इतनी स्पीड से आए तो लोग पैराशूट पहने क्यों? जब उतना ही तेज से आकर धड़ाम से गिर के मर जाना है तो लोग पैराशूट क्यों पहनेगा? पैराशूट पहनने का मतलब ही है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए, दबाव पड़े, और उसकी वजह से ये आराम से नीचे आए, मतलब उड़ते लहराते हुए लोग पहुंचते हैं। लेकिन पत्थर, चूंकि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, हवा का दबाव इस पर कम पड़ेगा, प्रेशर कम, बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, ये क्या था? अलग अलग वस्तु का एक समान ऊंचाई से पृष्ठ क्षेत्रफल की चर्चा नहीं की, दोनों को एक साइज बना के सामान अलग अलग रखा गया और तब उसे छोड़ा गया। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल किसी चीज का ज्यादा या किसी का कम होगा तो उससे फर्क पड़ेगा नीचे गिरने में। क्षेत्रफल ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा आने में, क्षेत्रफल कम, टाइम कम लगेगा, नीचे तुरंत पहुंच जाएगा, ये फर्क पड़ता है। नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि ग्रह गति करते हैं? ग्रह किसी उपग्रह चक्कर लगाते हैं ना, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। किसने बताया था? ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? केपलर। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। ये हो गया। लाइन चेंज करके लिखेंगे, ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया। उन्होंने 3 नियम बताए थे। ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया, उन्होंने 3 नियम बताए। उन्होंने 3 नियम बताए। इसे केपलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। केपलर के नियम, केपलर्स लॉ। इसमें पहला नियम लिखेंगे, पहला नियम, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। पहले को कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। इसमें लिखेंगे लाइन चेंज करके, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, इंग्लिश बता दे, लिखिए, इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्ष, इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसके केंद्र में सूरज होता है, जिसके केंद्र में यानी फोकस में सूरज होता है, उसी के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं।
ये 4 ग्रहों को मैंने क्रम से लिखा है। जैसे सबसे पहला क्या देख रहे हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और किसी सेटिंग के हिसाब से बताना है। एक मरकरी होता है, एक मार्स होता है। एम से एक और नाम है क्या कोई? हाँ, जस्ट सैटर्न। ये सभी हो गए ग्रह के नाम आपके। किस आधार पर है बता सकते हैं? दूरी के आधार पर है कि साइज के आधार पर ये नाम लिखा हुआ है? सभी ग्रह किस आधार पर हैं? दूरी के आधार पर। सूरज से दूरी देखा जाता है। सैटर्न के बाद नेपच्यून आता है। इसको याद करने का एक ट्रिक था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट फीड्स मी नट्स। सैटर्न सबसे लास्ट में आएगा कि उसके पहले आएगा? नेपच्यून सबसे लास्ट में, पहले यूरेनस आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं यूरेनस और तब लिख देते हैं यहाँ नेपच्यून। दूरी के आधार पर इस तरह हम इसे सेट कर सकते हैं। और ये एक पता नहीं कैसे सेटिंग है एनसीईआरटी का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट फीड्स मी नट्स, ऐसा करके याद रख सकते हैं। सब लाइन से याद रहेगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सही है सेट? क्रम एक बार और देख लीजिए कि हम पहले सही लिखे हुए थे। अभी जो आप लिखवाए हैं वो सही है ना? यूरेनस के बाद नेपच्यून सही है? ठीक। हाँ ऐसे ही है सेट, उसी का है ही। और कहीं से हम लोग करेंगे तो हो सकता है सेटिंग में कोई परिवर्तन हो जाए तो गलत हो जाएगा। इसे याद भी रखना है कि कैसे कैसे है दिखने में साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में ये चीज़ नहीं आता, बिल्कुल आता है। उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल फिजिक्स। फिजिक्स का इन्वायरमेंट से भी तो संबंध है। तो ग्रह के नाम या चीज़ है, चूंकि ग्रहों की गति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सभी ग्रह सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो ये हुआ लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लिखेंगे
दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरियल स्पीच। स्पीड लिखना चाहिए, स्पीच लिख रहा है। लॉ ऑफ एरियल स्पीड, स्पीड लिखेंगे सूर्य का एरियल स्पीड यानी क्षेत्रफलीय चाल, सूर्य का एरियल स्पीड यानी क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान होती है, हमेशा समान यानी कांस्टेंट होती है। अब समान हो गई इसलिए इसको नियम बना दिया उसने। अब इसी नियम से एक और चीज निकलती है, लाइन चेंज करके लिखेंगे इसी नियम से, मतलब केपलर के दूसरे नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई? ऑर्बिट के चारों तरफ जो घूम रहे हैं एक विशेष एंगल पे मूव करते हैं ना, ऐसा है कि कुछ भी अपने से नहीं होता। अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसका अपना टाइमिंग है और एक फिक्स एंगल है कि किस एंगल पे ये मूव करेगी। इसी वजह से दिन और रात भी होते हैं। अगर दिन और रात नहीं हो तो उसका मूवमेंट यानी कि पृथ्वी का मूवमेंट सूरज के चारों ओर रुक गया है। तो पृथ्वी का जो सामने का हिस्सा होता है, चूंकि गोल है पृथ्वी ऐसे फुटबॉल की तरह, तो जो हिस्सा सूरज के सामने है, मान लीजिए कि ये हिस्सा सूरज के सामने है, तो इस हिस्से में जितना देश वगैरह सब कुछ पड़ेगा सब में उजाला है, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा उस समय रात होती है, जस्ट अपोजिट। और जब पृथ्वी ऐसे घूम के अपने धुरी पर घूम के ऐसे आ जाए तो अब इधर उजाला है और अंधेरा उसके दूसरे तरफ। तो ये जो मूव करते हैं, मूवमेंट की वजह से दिन रात होते हैं, और चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से मौसम बदलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, परिक्रमा करे तो मौसम बदलता है, और अपनी धुरी पर एक्सिस पर घूमे तो घूर्णन जिसको कहते हैं, तो उसे दिन और रात होते हैं। दोनों क्लियर है? और ये ग्रहों की गति से संबंधित है, चूंकि पृथ्वी के बारे में बात करें। तीसरा लिखेंगे, 3 नियम दिया था। इसमें लिखेंगे जो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी जो ग्रह प्लैनेट, जो ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है, उसका परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड, उसका परिक्रमण काल उसका परिक्रमण काल उसकी दूरी के, दूरी यानी डिस्टेंस, उसकी दूरी के तृतीय घात यानी पावर 3, तृतीय घात के समानुपाती होता है। दूरी के तृतीय घात यानी थर्ड पावर, पावर 3 जिसको बोला जाता है, थर्ड पावर के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल जो लिखे हैं ना ऊपर, टाइम पीरियड, वहां लिखना चाहिए था परिक्रमण काल का वर्ग, स्क्वायर। परिक्रमण काल का वर्ग लिखना था फर्स्ट लाइन में उसमें, यानी कि जो टाइम पीरियड है टी, टी का स्क्वायर समानुपाती होगा उसके आर के पावर के 3 के, यानी थर्ड पावर के समानुपाती होगा। तो जो टाइम पीरियड जहां लिखे हैं ना वहां पे स्क्वायर जरूर लिखिएगा, टाइम पीरियड स्क्वायर, उसको घेर के स्क्वायर कर दीजिएगा।
यही तृतीय नियम है। मतलब ये है कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है, कितना किलोमीटर एक दूसरे से दूर है? ये सन और ये अर्थ एक दूसरे से कितना दूर है? बीच की दूरी कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। किसी गाड़ी से नहीं पहुंच पाइएगा, फायदा ही नहीं है, उम्र खत्म हो जाएगी। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। इसको समझना कैसे है, ध्यान दीजिए। टाइम का स्क्वायर और r3 का स्क्वायर लिखा है। दूरी जितना ज्यादा होगी टाइम उतना ज्यादा लगेगा, समानुपाती है सीधा के। दूरी जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। सूरज पे पहुंचना संभव है? 15 करोड़ किलोमीटर असंभव सी बात लग रही है। अब बात करते हैं यहाँ हम अपने अर्थ की, और यहाँ बात करते हैं मून की, चंद्रमा छोटा सा। दोनों के बीच की दूरी लगभग 4 लाख मान लें, 3,84,000 किलोमीटर, या ऐसा लिख देते हैं 3.84 लाख किलोमीटर, ऐसा लिख दिए। कितना डिस्टेंस कम हो गया उसके हिसाब से? यहाँ 4 लाख है, यहाँ 15 करोड़, यानी 14 करोड़ 96 लाख, तब भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वो। ये बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा। डिस्टेंस कम, टाइम कम। डिस्टेंस ज्यादा होगा ग्रहों के बीच तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, कहता है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी इतना है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो डिस्टेंस आपके सामने है, टाइम पीरियड निकालना है, सेट कर देंगे। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। टी स्क्वायर बराबर आर क्यू है, तो टी समानुपाती रूट अंडर आर के पावर 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा दूसरी तरफ, तो इसको दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बताने के पीछे वही है, तीसरा यही बताता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। अभी तो ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि किसी ने खोजा ही नहीं। कुछ कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं। ये तो लाख करोड़ में हम लोग हैं ना, अरबों खरबों किलोमीटर, और उसके आगे और क्या है वो पता नहीं। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा था कि क्या टाइम ट्रेवल संभव है? आप फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में टाइम ट्रेवल, मतलब हम 2024 में जी रहे हैं, क्या हम 1990 में 1890 में जा सकते हैं? क्या हम 2060 में जा सकते हैं टाइम ट्रेवल करके? साइंस तो कहता है कि जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं, बट प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता तो टाइम ट्रेवल हो सकता था, लेकिन ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, ब्रह्मांड नहीं घूमता, उसके ग्रह घूमते हैं। ब्रह्मांड में जो ग्रह दिखते हैं वो ग्रह घूमते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। ब्रह्मांड कोई एक दिशा में चक्कर नहीं काट रहा है। अगर ब्रह्मांड चक्कर काट रहा होता तो टाइम ट्रेवलिंग संभव था, लेकिन ब्रह्मांड चक्कर न काट के फैल रहा है, इसलिए टाइम ट्रेवल संभव नहीं है। ये सिर्फ एक थियरी, क्या बोलते हैं वो, एक अपनी योजना है। लगता है कि टाइम ट्रेवलिंग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये तभी संभव होता है जब ब्रह्मांड एक्सपैंड नहीं होता। अभी सुन रहे हैं ना, ब्रह्मांड क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन फैल रहा है, उसमें और ग्रह उपग्रह नए नए नजर आ रहे हैं। इसका कोई और अंत नहीं है, ब्रह्मांड का कहाँ तक फैला हुआ है कोई नहीं जानता। अभी एक ग्रह पे हम लोग हैं, लिमिटेड तारे नजर आते हैं, क्या पता उसके बाद भी जहां तक आंखें नहीं जा रही है उसके आगे भी बहुत कुछ होगा। क्या पता कि तारे जो दिख रहे हैं वो ऐसे फॉर्म में होंगे, ये पहला वाला लेयर नजर आ रहा है, पीछे वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, ऐसे रूप में भी तो हो सकते हैं। क्या पता कितनी कितनी दूर कौन चीज है। अभी वैसे ऐसे टेलीस्कोप डेवलप नहीं हुए हैं, तो हम टाइम ट्रेवल को क्या मानते हैं? एक सिर्फ हाइपोथेसिस, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन फिल्म में कुछ भी दिखा देते हैं, टाइम ट्रेवल कर लिया, वो घूमने चला गया था, वहां गया तो ऐसा ऐसा देखा, पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली साइंस में संभव नहीं है। रीजन
रीजन ये है कि ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, ब्रह्मांड रोटेट नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है। वो घूमता तो शायद संभव था। कोई दिक्कत? तो कितने नियम पर है? केपलर के 3 नियम पर है। इसका तीसरे नियम का रूल ही यही है, दूरी जितना ज्यादा टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा, यानी परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। तो आप अभी जो है आपके पास है क्या बोलते हैं, इसको देखिए समझ में आएगा। कहाँ गया? हम इमेज ढूंढ रहे थे ना। ये वाला इमेज था। अगर ये सूरज है, लाल लाल सूरज दिखाई दे रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके सब दिख रहे हैं। इसमें जो तीसरा नियम ये कहता है कि जो जितना नजदीक है उसका टाइम पीरियड चारों ओर घूमने का कम है। तो सबसे जो नजदीक है मरकरी, इसका सबसे कम टाइम पीरियड है सूरज के चारों ओर घूम जाने का। उसके बाद वीनस है, थोड़ा सा दूर अर्थ है जो 365 दिन लेती है सूरज के चारों ओर घूमने में। उससे और दूर जाएंगे तो मार्स थोड़ा और ज्यादा टाइम लेता है चारों ओर घूमने में। जुपिटर का टाइमिंग और बढ़ जाता है सूरज के चारों ओर घूमने में, दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा नेपच्यून लेता है, चूंकि वो केंद्र से बहुत दूरी पर है। यही ग्रहों की गति के तीसरे नियम में बताता है कि केंद्र से जितना दूर, टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा लेगा पृथ्वी के चारों सूरज के चारों ओर घूमने में। और जो सूरज के जितना नजदीक है वो उतना ही कम टाइम लेता है घूमने में। तो दोनों जगह साल में दिन जो होंगे वो अलग अलग होंगे सब पे। तो पृथ्वी जो है एक फिक्स लोकेशन पे है जहाँ जीवन संभव है इस सूरज की वजह से, क्योंकि इसी की एनर्जी पृथ्वी को मिलती है, यहाँ सब कुछ जिंदा है चीजें। तो पृथ्वी को बहुत सोच समझ के सब चीज के बीच में फिक्स करके रखा गया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बना के किया हो। और फिर भी हमें नहीं लगता कि ईश्वर है धरती पर, दुनिया में, क्योंकि उसकी समझ होना भी बहुत आला, बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत होती है कि हम इंसान ईश्वर को समझ जाए कि ईश्वर क्या चीज है। पृथ्वी को कहीं भी पटका जा सकता था, लेकिन पृथ्वी यही क्यों है, यहाँ ही जीवन संभव है, यहीं पे सब चीज हो रहा है, बाकी ग्रहों पे जीवन अभी तक नहीं खोजा गया। तो यही फर्क पड़ता है, दूरी जितना बढ़ेगा सूरज के चारों ओर घूमने का टाइम पीरियड भी उतना ही बढ़ते जाएगा, दूरी कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम भी पढ़ लिए, ग्रेविटेशन के सिद्धांत भी समझ लिए, और आज केपलर के नियम भी क्लियर हो गए। और कोई नई बात तो नहीं है? बाकी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्जैक्टली 9:30 में प्रवेश, क्योंकि हम उस वक्त फ्री हो जाते हैं। 2-4 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर भी देते हैं, टाइम नहीं लगता है।